Hello everyone, this is Abhishek Jain and welcome to our weekly current affairs series जिसको हमने नाम दिया है लर्निंग थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप देखोगे इस प्रोग्राम में हम आपको क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, चाहे आपको पीआईबी से मिलेगी, चाहे आपको ऑफिशियल मिनिस्ट्री से मिलेगी, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर हो, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो, द मिंट हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। और बेसिकली ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे होगा कॉन्सेप्ट को सीखने का और इजीली सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करने का। उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी आंसर राइटिंग्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, साथ साथ में मैं आपको वो भी यहाँ पर बताता रहूँगा। तो बेसिकली हम इसके 2 पार्ट रिलीज़ करेंगे। पार्ट 1 हम करेंगे सैटरडे को और पार्ट 2 करेंगे हम संडे को, ताकि ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप दोनों अलग अलग पार्ट में सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उस वीक के ईजीली रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और मेमोराइज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और एक और चीज़, आप सब लोगों को अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना है, सब्सक्राइब के लिए बोलना है, क्योंकि बेसिकली आपको हमारे साथ हमारा ग्रोइंग जो फेज़ है, क्योंकि बेसिकली ये हमारा ग्रोइंग फेज़ है, इस ग्रोइंग फेज़ में हमारी आप लोगों को हेल्प करनी होगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क कवर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी रीच बढ़ा सके। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने सब दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो करंट अफेयर का एडिशन है जिसका हम पार्ट 1 आज हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। और ध्यान रखना, हमारी जो डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है टेलीग्राम चैनल पर, करंट टॉपिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो डायरेक्टली हम बात करेंगे। छोटा सा एक कोट मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा जो आप देखोगे, यू कैन नॉट क्रॉस द सी merely by standing and staring at the water। स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है? घूरना, और स्टैंडिंग का मतलब खड़ा रहना। सिंपल सी चीज़ है, आप समुद्र के किनारे पर खड़ा रहकर या उसको घूर कर आप उस सी को पार नहीं कर सकते। वैसे ही आप देखोगे आपका यूपीएससी और आपका आरपीएससी भी क्या है? एक समुद्र है। तो आप उसको पार करने के लिए जस्ट खड़े रहने से, जस्ट देखने से कि हाँ हम पढ़ रहे हैं हमारा काम हो जाएगा। आपको एक्यूरेट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि आप इजीली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोट है। तो ध्यान रखना, आपको वर्क करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर हम बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से आप रीड करोगे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोयर जियो टेक्सटाइल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये न्यूज़ है आपकी पीआईबी की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो हमारा गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स है, जहाँ से डायरेक्टली सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वहीं से हमने कलेक्ट किए। तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, कोयर जियो टेक्सटाइल इज़ ए टाइप ऑफ परमिएबल फैब्रिक विच इज़ नेचुरली स्ट्रॉन्ग, highly durable, wear resistant, moisture resistant and free from attack of any microorganism। सिंपल सी चीज़ बोली गई है कि आपका जो ये टेक्सटाइल है ये क्या है? आपका एक फाइबर है। परमिएबल का मतलब पारगम्य फाइबर है जिसके आर पार देखा जा सकता है या आर पार जिसको भेदा जा सकता है। तो परमिएबल फाइबर है, बेसिकली प्राकृतिक रूप से काफ़ी मजबूत है, टूट फूट से रहित है, अत्यधिक टिकाऊ है, नमी से रहित है और बेसिकली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उस पर अटैक नहीं किया जा सकता। ये पहला स्टेटमेंट बोला गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है, अंडर द 3rd फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोयर जियो टेक्सटाइल वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन रूरल एरियाज। इसका यूज़ किसके तहत किया गया? प्रधानमंत्री सड़क योजना के 3रे चरण में बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा? आपके जो ग्रामीण इलाकों में रोड बनते हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, इंडियन रोड कांग्रेस हैज़ रिसेंटली रिकग्नाइज्ड कोयर जियो टेक्सटाइल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स। किसने इसको रिकग्नाइज किया है? आपकी इंडियन रोड्स कांग्रेस ने। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली 2 एंड ऑल आर ट्रू। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आपको आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल यहाँ पर बता देता हूँ। आप देखोगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं?
कोयर जियो टेक्सटाइल, आपको देखने को लग रहा होगा जिस टाइप से बोरी के टाट होते हैं उसी टाइप का एक फाइबर है। आप देखो इसके अंदर बॉक्स बने हुए होंगे छोटे छोटे, ये एक परमिएबल फाइबर है, अत्यधिक मजबूत है, कोई भी टूट फूट इसमें देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ है, कोई से भी रोग या कोई से भी कीड़े या कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर नहीं लगेंगे। ये इसकी बेहतरीन क्वालिटी है। आप देखोगे पीआईबी से हमने लिया है, ठीक है। आप देखोगे पीआईबी पर यहाँ रिलीज़ किया गया था हमारा जो एमएसएमई मंत्रालय, ध्यान देखो सबसे ऊपर पीआईबी पर लिखा आता है आपका मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, या आपका एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर साहब कौन है, गडकरी जी। गडकरी जी एक साथ आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है और एमएसएमई मंत्रालय भी वही संभालते हैं। तो आप देखोगे डिसीजन टू गिव ए बूस्ट टू कोयल इंडस्ट्री स्पेशली ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। आप देखो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, आप देखोगे लाखों लोग इसके थ्रू रोज़गार पाते हैं। तो इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए अब इस कोयर फाइबर का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, रोड्स के कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा, स्पेशली रूरल रोड्स में इसका यूज़ किया जाएगा। आप देख सकते हो जो पहला मैंने आपको बोला उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर गिवन है। सेकेंड चीज़ देखो, कोयर जियो टेक्सटाइल विल बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स, जो आपके ग्रामीण इलाकों में रोड बनते हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण है उसमें इसका यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में आप देखोगे किन किन स्टेट्स में किया जाएगा, सबसे पहले आप देखोगे आंध्रा के अंदर, आप देख सकते हो केरला में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आपका तेलंगाना के अंदर लगभग 1674 किलोमीटर रोड का जो निर्माण किया जाएगा वो कोयर जियो टेक्सटाइल का हेल्प उसमें ली जाएगी। लगभग 5% के आसपास इसका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ताकि इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आप देख सकते हो लगभग 1 करोड़ स्क्वायर मीटर के आसपास कोयर जियो टेक्सटाइल की आवश्यकता होगी 1674 किलोमीटर रोड बनाने में। तो बेसिकली होगा क्या, जो कोविड-19 की वजह से इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है तो इस इंडस्ट्री के लिए वापस ये वरदान साबित होगा, इसीलिए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। तो इस न्यूज़ में अब आप वापस से क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को अगर देखते हो तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, काफ़ी बेहतरीन मटेरियल है, बेहतरीन फाइबर है। दूसरा बिल्कुल सही है, ग्रामीण इलाकों में रोड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में। तीसरा बिल्कुल सही है, इसको रिकॉग्नाइज़ किसने किया है, इंडियन रोड कांग्रेस। ये एक बॉडी है जो स्पेशली काम करती है, जो रोड कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज़ के अंदर जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी रोड बनाने में यूज़ की जाती है उसका अप्रूवल कौन देती है, इंडियन रोड कांग्रेस। तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ध्यान रखना पीआईबी की न्यूज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बेसिकली कोयर जो आपका फाइबर है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एक ट्राइब पर, एक जनजाति पर। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कटकरी ट्राइब, ठीक है। कौन सी ट्राइब है, कटकरी जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपके पास, दे आर वन अमंग द 75 particularly vulnerable tribal groups as per the classification by Ministry of Home Affairs। ध्यान रखना ये क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में भी पूछा गया था, यूपीएससी 2019 में भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था, बस इसमें चेंज क्या किया था, कटकरी ट्राइब की जगह डायरेक्टली पूछा गया था पीवीटीजी के बारे में। पीवीटीजी आप देखोगे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, आपने देखा होगा जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है, जो आपकी अनुसूचित जनजातियां होती है, उनमें से कई सारी ऐसी जनजातियां होती है जो काफ़ी वल्नरेबल होती है, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होती है, उसको किस में डाला जाता है, पीवीटीजी के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि भारत में कितने ग्रुप है पीवीटीजी वाले, 75। किसने क्लासीफाई किए हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, PVTG resides in 18 states and UT ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कहाँ पर ये रहती है, भारत के 18 राज्यों में प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा क्या बोला है, दे आर मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया विद इन द शेड्यूल्ड ट्राइब। जो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स है इसके अंदर क्या माना जाता है, इसको सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो सबसे ज़्यादा जिसका शोषण हो सकता है या जो सबसे ज़्यादा लुप्त होने के कगार पर देखी जा सकती है, ठीक है। फोर्थ आप देखो, कटकरी ट्राइब्स आर डेजिग्नेटेड एज पीवीटीजी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। इनको पीवीटीजी का दर्जा किस राज्य में दिया गया है, उड़ीसा राज्य में दिया गया है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, अब आपको इसका आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो ये ट्राइब के पीपल है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये कौन सी ट्राइब है आपकी,
कटकरी ट्राइब है, ठीक है, जो कि किसके अंदर शामिल है, पीवीटीजी के अंदर शामिल है, ठीक है। पीवीटीजी किन में से आता है, जो आपकी शेड्यूल ट्राइब है उसी का एक संवेदनशील पार्ट है जिसको किस में डाला जाता है, पीवीटीजी के अंदर सम्मिलित किया जाता है। किसके द्वारा, अब आपको बताना है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत में 75 पीवीटीजी है, ध्यान रखना है, यूपीएससी में पूछा गया था। साथ में गृह मंत्रालय के द्वारा इनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, भारत के अंदर 18 राज्यों में, यूपीएससी ने स्टेटमेंट में क्या चेंज किया था, यूटी के अंदर अंडमान निकोबार के साथ साथ एक और यूटी यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दी थी। तो ध्यान रखना, भारत में सिर्फ 18 राज्यों में और एक ही केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार जहाँ पर पीवीटीजी मिलती है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपकी क्या है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, किन में से, आपकी जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनमें से ही। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, ये उड़ीसा की नहीं है, किसकी है, महाराष्ट्र की है, ध्यान रखना। फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 2 3। ध्यान रखना, कटकरी ट्राइब को पीवीटीजी का दर्जा कहाँ पर मिला हुआ है, आपका महाराष्ट्र राज्य के अंदर, उड़ीसा के अंदर नहीं है। कौन सा स्टेट आपका, महाराष्ट्र। आई थिंक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी हम क्वेश्चंस बना रहे हैं काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर रहा है, ठीक है, और बेसिकली आप देखोगे लोकस्ट, जिसको आप टिड्डी का नाम देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डेजर्ट लोकस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, डेजर्ट लोकस्ट, या लोकस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है, जो आपका टिड्डी दल होता है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, दिस इज द टिड्डी दल या लोकस्ट, ठीक है, या स्थानीय भाषाओं में इनको अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टेटमेंट पूछा है क्योंकि आप देखोगे इन्होंने राजस्थान से एंटर किया था, पाकिस्तान से राजस्थान में आई, राजस्थान को कवर करते हुए आपका जो सेंट्रल इंडिया के अंदर, एमपी के अंदर और उसके आगे वाले पार्ट के अंदर भी एक्सटेंड होती हुई देखी जा रही है। अब देखना क्या क्या स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, दे नॉर्मली लिव एंड ब्रीड इन सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन। ये जनरली कहाँ पर रहती है, आपके जो अर्ध शुष्क प्रदेश होते हैं या आपके रेगिस्तानी रीजन होते हैं, वहाँ पर ये अपना क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, अपनी प्रजनन की क्रियाएं करते हैं। दूसरा, दे ब्रीड इन राजस्थान बट नॉट इन इंडो गंगेटिक प्लेन्स और गोदावरी एंड कावेरी डेल्टा। ये कहाँ पर ब्रीडिंग करेंगे, ये राजस्थान में करते हैं, लेकिन जो हमारा गंगा का जो मैदान है या हमारा गोदावरी और कावेरी का डेल्टा है वहाँ पर नहीं करते हैं। तीसरा क्या बोला है, फॉर लेइंग एग्स, जो अपने अंडे देते हैं, इनको कौन सा ग्राउंड चाहिए, खाली ग्राउंड चाहिए। दे रिक्वायर बेयर ग्राउंड विच इज़ रेयरली फाउंड इन एरियाज विद डेंस वेजिटेशन। अब आपको पता है जहाँ पर काफ़ी सघन वनस्पति होगी वहाँ पर आपको मैदान नहीं मिलने वाले, तो सिंपल सी चीज़ बोली है, इनको क्या चाहिए अपने अंडे देने के लिए, खाली मैदान चाहिए, जबकि ये सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में अंडे नहीं दे पाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला गया है, ए सिंगल स्वॉर्म कैन कंटेन 40 to 80 मिलियन एडल्ट इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। स्वाम का मतलब होता है झुंड, इसका मतलब क्या होता है, झुंड। जो बेसिकली इनका झुंड होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो इनका झुंड होता है उसमें 40 से 80 लाख, ठीक है, 80 लाख नहीं, 4 से 8 करोड़, मिलियन के अंदर 10 लाख होता है, तो लगभग 4 से 8 करोड़ टिड्डियाँ आपको मिलेगी। और ध्यान रखना, ये एक दिन में कितना ट्रेवल कर रही है, 150 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में ट्रेवल कर सकती है। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार आप देखिए, देख सकते हो आप, एक इनका झुंड होता है पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको टिड्डियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको टिड्डी का जो फोटो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर आप मैप देखोगे तो ये जो रीजन है पाकिस्तान का, जो बलूचिस्तान प्रोविंस वाला रीजन है, यहाँ से बेसिकली ये कहाँ पर आई, पूरे राजस्थान को कवर करते हुए कहाँ पर बढ़ रही है, सेंट्रल इंडिया में, और किसकी तरफ बढ़ रही है, आपके ईस्ट वाले पार्ट की तरफ। तो राजस्थान वाला पार्ट, देन एमपी वाला पार्ट, देन उड़ीसा वाले पार्ट की तरफ ये बढ़ रही है। अब आप देखोगे ये जो टिड्डियों का आवागमन है इसी टाइम पर क्यों स्टार्ट हुआ। जनरली में टिड्डियों का आना स्टार्ट होता है जुलाई के बाद, मॉनसून सीजन के बाद, लेकिन आप देखोगे अभी हमारी प्रकृति ने काफ़ी ज़्यादा दर्द हमको लोगों को दिए हैं। कोविड-19 आप देख सकते हो, अफ्रीकन स्वाइन फीवर आप देख सकते हो, और इस बार देखोगे आप काफ़ी जल्दी बारिश हुई, ठीक है। आप देखोगे पाकिस्तान के इन प्रोविंस के अंदर मार्च अप्रैल के अंदर बारिश का होना, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर नमी क्रिएट हुई, इन टिड्डियों का आवागमन शुरू हुआ, और इन टिड्डियों को बेसिकली कौन से
ग्राउंड चाहिए होते हैं, खाली ग्राउंड चाहिए होते हैं, डेजर्ट इनको चाहिए होता है जहाँ पर अपनी ब्रीडिंग करते हैं। बट यहाँ से आप देखोगे जहाँ पर ये रात में अपना डेरा डालते हैं या झुंड डालते हैं, पूरी की पूरी फसलें ये क्या कर देते हैं, सपाट वहाँ पर कर देते हैं, पूरी की पूरी फसलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन हमारा ये एडवांटेज है कि अभी रबी की फसल हमारी काटी जा चुकी है, खरीफ की फसल की बुआई अभी बाकी है, तो गवर्नमेंट उस टाइम तक कुछ मेजर्स ले सकती है ताकि बेसिकली किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। साथ में इनकी आप विशेषता देखोगे, ये जो टिड्डियाँ होती है, एक टिड्डी आप देखोगे इनका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 90 दिन का होता है। एक टिड्डी की जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 90 दिन का होता है, और इस 90 दिन के लाइफ टाइम के अंदर वो 3 बार आप देखोगे एक टिड्डी कम से कम 60 से 70 अंडे देती है, और वो भी 90 दिन के टाइम पीरियड में 3 बार अलग अलग। तो लगभग एक टिड्डी 200 से ज़्यादा अंडे दे सकती है। तो आप देखोगे इन टिड्डियों के झुंड में करोड़ों में टिड्डियाँ होती है, और एक टिड्डी जब 200 गुना टिड्डियों को प्रोड्यूस कर सकती है तो सोचो कितना बड़ा ये डिस्ट्रॉय हमारे लिए कर सकती है। लेकिन बेसिकली अभी हमारे लिए थोड़ा सा रिलीफ है कि अभी हमारी रबी की फसल की कटाई हो चुकी है, इसकी वजह से थोड़ा सा इतना नुकसान अभी नहीं आकलन किया गया। लेकिन अभी भी ये नुकसान ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये टिड्डियाँ वापस से इसी डायरेक्शन में लौटेगी, लेकिन तब तक गवर्नमेंट जो इफेक्टिव स्टेप्स लेगी उसकी वजह से इनको बचाया जा सकता है। साथ में एक चीज़ देखोगे, जो टिड्डियाँ आती है वो किस रीजन से आती है, स्पेशली आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन होता है, जो आप देखोगे सूडान हुआ, इथोपिया हुआ, एरिट्रिया हुआ, जिबोती हुआ, इस रीजन से ये आती है। क्योंकि ये कौन से रीजन मिलेंगे आपको, सेमी एरिड, अर्ध शुष्क या डेजर्ट वाला पार्ट, या मैंने आपको बताया अफ्रीका वाला पार्ट, ईरान वाला पार्ट, यमन वाला पार्ट, इस रीजन से ये जो टिड्डियाँ आती है किसकी तरफ बढ़ती है, भारत की तरफ बढ़ती हुई देखी जाती है। तो ध्यान रखना ये किस एरिया में मिलती है, सेमी एरिड या डेजर्ट रीजन के अंदर मिलेगी, इसीलिए इनका नाम दिया जाता है डेजर्ट लोकस्ट। जो राजस्थान भारत में एंटर हुआ, राजस्थान में आप देखोगे जैसलमेर वाले इलाके से या सूरतगढ़ वाले इलाके से, जबकि पंजाब में जो फजिल्का नाम का टाउन है जो पाकिस्तान की बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ से बेसिकली भारत में एंटर हुआ। देन ये आपका एमपी, यूपी, बिहार आगे वाले पार्ट के अंदर एक्सटेंड होती हुई देखी गई। और ध्यान रखना ये एक दिन के अंदर 150 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है, तो इनकी ट्रेवल स्पीड भी काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलेगी। फटाफट से आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको सारे स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट, ये जो आपका सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन में रहेगी, ये ब्रीड कहाँ पर करती है, स्पेशली आपका अगर मैं भारत की बात करूँ तो राजस्थान वाले पार्ट के अंदर, लेकिन आपको इंडो गंगेटिक प्लान के अंदर या गोदावरी डेल्टा के अंदर इनका ब्रीडिंग सेंटर नहीं मिलेगा। दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। बेसिकली इनके अंडे कहाँ पर देती है, खाली मैदानों के अंदर, जो जहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर ये अंडे नहीं देती है। ये देखोगे एक दिन में 150 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, एक झुंड में लगभग 4 से 8 करोड़ तक टिड्डियाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, ऑल आर ट्रू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज़ द आंसर, ऑल आर ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे इसी से रिलेटेड है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज ए यूनिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। आपको एक संस्थान है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिड्डी चेतावनी संगठन, हिंदी में क्या बोलते हैं, टिड्डी चेतावनी संगठन या लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज़ द टिड्डी चेतावनी संगठन। मैं जोधपुर की बात कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ मिलेगा ऊपर, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो संगठन है किस मंत्रालय के अंदर है, आप आंसर दोगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सबको क्लियर है। ये क्या करता है, टिड्डी से रिलेटेड जो भी नुकसान होता है उसका सर्वे करता है, उसका प्लान बनाता है कैसे कंट्रोल करना है। तो टिड्डी से रिलेटेड चेतावनी भी देगा, होने वाले नुकसान का सर्वे भी करेगा, क्या क्या स्टेप्स लिए जाने हैं उनके बारे में भी ये क्या करेगा, अपने स्टेप्स यहाँ पर लेगा। तो ध्यान रखना है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्यूगोंग, ठीक है। ड्यूगोंग आप देखोगे ये एक मैमल स्पेसीज़ है, इसका फोटो आप देख सकते हो, दिस इज़ द ड्यूगोंग स्पेसीज़, काफ़ी फेमस स्पेसीज़ है। और ध्यान रखना दिस इज़ वल्नरेबल अंडर IUCN रेड लिस्ट। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ड्यूगोंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्यूगोंग आर एन एंडेंजर्ड मैराइन स्पेसीज एंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैराइन इकोसिस्टम। जो हमारा मैराइन इकोसिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण घटक ये मानी जाती है, और इसको क्या माना गया है, हमारी एंडेंजर्ड मैराइन स्पेसीज। मैराइन स्पेसीज मतलब आपकी जो जलीय प्रजाति है, या जलीय आपकी जल के अंदर रहने वाली जो प्रजातियां हैं उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। साथ में आप सेकंड स्टेटमेंट देखोगे, दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
1986। किसके तहत इसको सुरक्षा प्रदान की गई है? आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। और तीसरा आप देखोगे 28 मई को यहाँ पर लिखा गया है वर्ल्ड डिगोंग डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन May 28, 2020। 28 मई 2020 को विश्व डिगोंग दिवस मनाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी में आप क्या आंसर दे दोगे कि कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा असत्य स्टेटमेंट है, तो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये ध्यान रखना। ये एंडेंजर्ड नहीं है, ये कौन सी है? वल्नरेबल। ध्यान रखना, IUCN की लिस्ट में इसको क्या माना गया है? वल्नरेबल स्पेसीज इसको कंसिडर किया जाता है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा या गलत होगा? पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। तो ध्यान रखना, IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है? वल्नरेबल स्पेसीज मानी जाती है। ये सही है बिल्कुल, ये हमारा मैराइन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। आप देखोगे जो डिगोंग स्पेसीज होती है वो क्या खाती है? जो समुद्रों के अंदर घास होती है जिसको सी ग्रास बोला जाता है। एक दिन के अंदर ये 40 से 50 किलोग्राम सी ग्रास खा जाती है। लेकिन आप देखोगे जब से जो हमारा मछलियों को पकड़ने के नए नए इन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, जिसको आपने नाम सुना होगा, ट्रोलिंग यूज़ किया जाता है। ट्रोलिंग में जब उनको पकड़ के नीचे से खींचा जाता है तो साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारी कोरल रिफ्स को और हमारी सी ग्रास को, जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है समुद्र में लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। ठीक है, और डिगोंग ध्यान रखना आपका जो जलीय पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसका महत्वपूर्ण घटक इसको माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेसीज़ है हमारे जैव विविधता को, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरा क्यों गलत है? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आता। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19 कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे ही एग्जाम में यही क्वेश्चन भी UPSC के द्वारा पूछा जा चुका है और यही चीज़ वहाँ पर चेंज करके दी गई थी। ये शेड्यूल 1 के अंदर जरूर आती है, लेकिन किसके अंदर आती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर आती है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है इसका? बिल्कुल सही है। 28 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व डिगोंग दिवस मनाया जाता है, जहाँ पर डिगोंग को बचाने की यहाँ पर थीम रखी गई, सेव डिगोंग सेव बायोडाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड यहाँ पर थीम रखी गई थी। तो ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। पहला क्यों गलत है? वल्नरेबल आएगा। दूसरा क्यों गलत है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। अभी रिसेंटली इसका एक नया वर्जन जिसका नाम है तेजस MK1 FOC। FOC का मतलब जिसको फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस दी गई हमारे एयरफोर्स के द्वारा। ये जो क्या है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आप देख सकते हो। दिस इज़ अवर तेजस एयरक्राफ्ट। ठीक है, काफ़ी फेमस एयरक्राफ्ट है ये, जो कि इंडिजिनसली इंडिया के द्वारा ये बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये भी आपसे नाम पूछा जा सकता है। ADL, ठीक है, एरोनॉटिक्स डायनेमिक्स लिमिटेड, और आपका होल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ कुछ और अन्य संस्थान भी थे जिसके साथ इसको डिज़ाइन किया गया था, इसको बनाया गया था। अब इससे रिलेटेड आप ऑप्शंस देखिए। तेजस MK1 इज़ वन ऑफ द वेरिएंट ऑफ LCA तेजस। LCA तेजस का मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। LCA का मतलब क्या होता है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जो हमारा तेजस है उसका एक अलग से वेरिएंट तैयार किया गया है जिसका नाम है तेजस MK1। दूसरा, इट इज़ ए सिंगल इंजन। क्या है? सिंगल इंजन, लाइट वेट, हाईली एजाइल, ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बट नॉट केपेबल ऑफ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। लेकिन इसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं की जा सकती। एयर टू एयर का मतलब हवा की हवा में ही आपको क्या भरना है? आपको इसके अंदर फ्यूल डालना है। हवा से हवा में ही आपको एक एयरक्राफ्ट में दूसरे एयरक्राफ्ट के जरिए हवा के हवा में रिफ्यूलिंग की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। थर्ड क्या बोला? दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द कंट्रीज इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एंड अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, ये किसको बूस्ट करेगा? हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, ताकि हम सारी की सारी चीज़ें स्वदेशी रूप से प्रोड्यूस कर सकें। आपको फटाफट से इसका आंसर बताना है ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे। फटाफट से इसका आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो तेजस MK1 है किसका वर्जन है? आपका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का, उसी का एक अलग से वेरिएंट डेवलप किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत क्यों है?
सिर्फ इतना सा पार्ट इसका गलत है। ध्यान रखना, तेजस की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है, हवा में ही इसमें ईंधन भरा जा सकता है। एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में ईंधन यहाँ पर भरा जा सकता है, यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ध्यान रखना, ये भारत का सबसे लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है, लाइटेस्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, सबसे हल्का है, सिंगल इंजन है, ठीक है। सभी वेदर के अंदर, सभी प्रकार के मौसम के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के ये रोल परफॉर्म कर सकता है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड में क्या गलत है? एयर टू एयर रिफिलिंग भी ये कर सकता है, और थर्ड भी इसका करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 ऑप्शन सी। आई थिंक सबको क्लियर होगा, आपका आंसर होगा 1 और 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन है आपका गंडक रिवर पर, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन कल हम लेंगे जो आपके इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट और इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड होंगे। ये भी एक उसी में से एक क्वेश्चन है। देखो, गंडक रिवर फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ठीक है। जो गंडक आपकी रिवर है वो किसके किसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाती है? नेपाल और इंडिया के बीच में। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज इफ देयर इज अ चेंज इन द रूट ऑफ ए रिवर देन द इंटरनेशनल बाउंड्री is determined based on the nature of the change in the route of the river। सिंपल सी चीज़ है, इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक अगर कोई भी रिवर या कोई भी नदी अपना रास्ता बदलती है, ठीक है, अब सोचो रास्ता बदलती है तो बॉर्डर भी चेंज हो जाएगी। तो साथ में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, बेसिकली उस रूट ऑफ रिवर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारी बाउंड्री डिटरमाइन करते हैं। सोचो पहले बाउंड्री ये थी, अब रिवर ने रास्ता बदल दिया, बाउंड्री ये हो गई या बाउंड्री ये हो गई। इसकी वजह से क्या होता है, दो देशों के मध्य विवाद उत्पन्न होने की संभावनाएं होती है। तो लिखा हुआ है कि अगर इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई रिवर अपना रास्ता बदलती है तो इंटरनेशनल बाउंड्री, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो भी उसके रूट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। तीसरा क्या लिखा हुआ है, रिसेंटली द गंडक रिवर हैज़ रिमेन्ड अ पॉइंट ऑफ टेंशन ओवर द डिमार्केशन बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। दोनों के बीच में ये क्या रही है, विवाद का कारण यहाँ पर देखने को मिली है। तो आप देखो, इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक बार आप देख सकते हो, दिस इज़ अवर गंडक रिवर, ठीक है। इसको मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखोगे ये हमारी जो रेड में आप, ये ब्लू और रेड में आपको दिख रहा है, ठीक है। जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, आपकी गंडक रिवर वाला पार्ट है जो कि बिहार वाले रीजन से पास करती है। तो आप देखोगे जो बिहार का उत्तरी हिस्सा है और बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, उसके बीच में ये क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। साथ में नीचे आपको देखोगे कोसी रिवर वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से आप देख सकते हो जो रेड कलर में है वो कोसी और गंडक रिवर का बेसिन है, और जो ब्लू कलर में है वो आपका कोसी एंड गंडक रिवर वाला पार्ट है। तो ये जो दोनों रिवर्स है आपको देखने को मिलेगी, हमारी नेपाल और इंडिया की बाउंड्री पर देखने को मिलेगी। अब इनका रास्ता चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हो कि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो आपकी गंडक रिवर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि जो आपका बाउंड्री डिसाइड होती है वो रिवर के पाथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। और तीसरा भी बिल्कुल सही है कि बेसिकली जो गंडक रिवर है बेसिकली नेपाल और इंडिया के बीच में एक विवाद का कारण रही है। किसकी वजह से? क्योंकि पाथ चेंज करती है और हमारे बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ऑल इज़ करेक्ट यहाँ पर होगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा, ठीक है। कल हम कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस करेंगे इंडो चाइना और इंडो नेपाल से रिलेटेड, जो हमारा काला पानी वाला पार्ट है, ठीक है, वो सब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने नाम सुना होगा भारतीय मौसम विभाग का, या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू हीट वेव्स। जो आपकी हीट वेव्स है, आपको जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में धूल भरी आंधियाँ चलती है, लू चलती है, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हीट वेव्स का नाम दिया जा सकता है। तो हीट वेव्स का क्लासिफिकेशन अब भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। तो उसके रेस्पेक्ट में आपको स्टेटमेंट बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स। मैदानों के लिए तो कितना पहुंच जाए, 30 डिग्री सेल्सियस, एंड एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन, जो पहाड़ी रीजन है वहाँ पर कितना पहुँच जाए, 40 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, आपका यहाँ पर हीट वेव्स डिक्लेयर हो जाता है। या दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, जब व्हेन द टेम्परेचर जम्प्स बाय 4 to 5 डिग्री सेल्सियस अबव द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए लोकेशन इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए हीट वेव। हिंदी में सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी भी जगह का, सोचो आप जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर कितना है, 40, और सोचो वहाँ का रेंज टेम्परेचर कितना चला जाए,
4 से 5 डिग्री इंक्रीज होता है, मतलब 44 से 45 के बीच में आ जाए, तो बेसिकली वहाँ पर हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, हीट वेव्स डिक्लेयर कर दी जाती है। तो सिंपल सी चीज़ इन्होंने बोली है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर वहाँ का जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जैसे सोचो आप जहाँ भी जगह रहते हो वहाँ का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री है, और अगर वहाँ से 4 या 5 डिग्री और भी ऊपर चला जाता है तो उसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, हीट वेव अकर इंडिया बिटवीन मार्च एंड जून, कब आती है अपनी, मार्च और जून के बीच में, ठीक है। तो अब आप एक बार यहाँ पर देखोगे ये जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है हमारे किसके द्वारा, हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारत मौसम विभाग के द्वारा। आप देखोगे सबसे पहले क्या लिखा गया है, प्लेन के अंदर टेम्परेचर कितना होगा, प्लेन के अंदर टेम्परेचर हीट वेव कब डिक्लेयर होगी, जब मैदानों में टेम्परेचर कितना हो 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ियों पर कितना हो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। साथ में आप देखोगे अगर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाता है, डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है, तो उसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, हीट वेव। लेकिन अगर देखो 6 से और ऊपर चला जाता है, 4 से 5 में तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल हीट वेव। लेकिन अगर 6 से ऊपर चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर हीट वेव। क्या बोलते हैं, सीवियर हीट वेव। काफ़ी ज़्यादा जो हीट वेव वहाँ पर चालू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर हीट वेव। तो एक बार सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो पहला स्टेटमेंट, देखो पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 30 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन और 40 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन। क्या सही है, क्या नहीं, गलत है। आप देखो सिंपल सा चेंज कर दिया, यही आपसे एग्जाम करेगा। 40 डिग्री कहाँ पर है, मैदानों के अंदर, और 30 डिग्री कहाँ पर है, आपके पहाड़ों के अंदर। दोनों को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यही एग्जामिनर करेगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है कि नॉर्मल सीवियर वेव का मतलब क्या होता है आपका, कि 4 से 5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ जाए आपके मैक्सिमम टेम्परेचर से, तो हीट वेव वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीवियर हीट वेव। और तीसरा भी बिल्कुल सही है, मार्च से जून का टाइम पीरियड होता है जब आपको क्या एक्सपीरियंस होगी, हीट वेव भारत के अंदर मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 ओनली। 1 गलत होगा, ध्यान रखना क्यों गलत होगा, 30 और 40 को हमने एक्सचेंज यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये सिंपल है, आपका एक प्रोग्राम है जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बग बाउंटी प्रोग्राम, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज बग बाउंटी प्रोग्राम। ऑप्शन 1 है, अंडर द प्रोग्राम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स विल बी गिवन टू सिक्योरिटी रिसर्चर्स for finding any vulnerability in the application or suggesting improvement to the source code। सिंपल सा बोला है कि आपको क्या किया जाएगा, वित्तीय पारिश्रमिक यहाँ पर दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे, जो सारे के सारे रिसर्च करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। सोचो कोई भी एप्लीकेशन बनाया गया, उसमें कोई भी खामी उनको नज़र आती है तो वो उसके लिए इंप्रूवमेंट्स वगैरह बताते हैं। तो बेसिकली पहला उसके बारे में लिखा गया है। दूसरा लिखा गया है, अंडर द प्रोग्राम फोकस विल बी गिवन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दैट विल हेल्प माइग्रेंट वर्कर टू बूस्ट दियर इनकम्स। कहाँ पर फोकस किया जाएगा, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि जो माइग्रेंट वर्कर है उनकी इनकम में बूस्ट लाया जा सके। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है कि अंडर द प्रोग्राम इंडियाज़ डिफेंस बजट शुड बी इन रेंज ऑफ 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी। क्या बोला गया, इस प्रोग्राम के तहत ये लक्ष्य रखा गया है, जो भारत का रक्षा बजट होगा वो जीडीपी का 2.5 से 3% के आसपास होना चाहिए। फोर्थ है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उसके बाद शायद आप इसका आंसर कर दोगे। देखो ये इमेज क्या लिखा हुआ है, ये इमेज लिखा हुआ है, आप सुरक्षित हैं, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का है। आप देखोगे आरोग्य सेतु जो ऐप अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था ड्यूरिंग कोविड-19, आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया है, प्रोग्राम के तहत वो सारे व्यक्ति जो सुरक्षा की दृष्टि से सारे के सारे अनुसंधान करते हैं, कोई भी खामी सॉफ्टवेयर के अंदर होगी तो उसको बताएंगे, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो बग का मतलब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, यार इस सॉफ्टवेयर में तो बग है, यार यूट्यूब में तो बग है, या किसी पर्टिकुलर इस चीज़ में तो बग है। बग का मतलब कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर खामी है जिसकी वजह से उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी न्यूज़ में रही है, प्रधानमंत्री वन धन योजना। आपने देखा होगा अभी ट्राइबल्स पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, किसकी वजह से, आपका जो कोविड-19 की वजह से। तो इससे रिलेटेड है, स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री वन धन योजना इज़ ए मार्केट लिंक्ड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फॉर्मिंग क्लस्टर्स
ऑफ ट्राइबल एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड स्ट्रेंथनिंग देम इनटू ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनीज। ठीक है, सिंपल सी चीज़ बोली है, जो आपकी प्रधानमंत्री वन धन योजना है, एक जो आपका ट्राइबल्स है, जो आपके जनजाति क्षेत्र है, उसमें उद्यमिता विकसित करने के लिए, क्लस्टर का मतलब जो समूह के रूप में जितने भी आपके स्वयं सहायता समूह हैं उनको एक साथ लिंक करना और उनको किसके अंदर कन्वर्ट करना, ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनीज़ के अंदर, ताकि बेसिकली वो क्या कर सके, अपने उत्पादों को एक साथ सेल कर सके और उसकी अच्छी लागत प्राप्त कर सके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड ट्राइफेड। ठीक है, इन दोनों का संयुक्त रूप से ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसके बारे में आप एक बार स्लाइड देखो। बेसिकली वन धन योजना के अंदर आप देख पाएंगे ये जो योजना है, यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ थ्रू वैल्यू एडिशन। किसको एम्पावर करना है? आपकी जनजातीय क्षेत्रों को। किसके द्वारा? वैल्यू एडिशन के द्वारा। वैल्यू एडिशन मतलब जो भी उनके उत्पाद हैं उनको अच्छी कीमतों पर बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करवाना। सोचो, इनको इकट्ठा कर कर क्लस्टर अप्रोच विकसित करना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पादों को प्रोड्यूस कर सके, उसको मार्केट में भेज सके, उसका एडवर्टाइज़ कर सके। देखो, इसके लिए क्या किया गया है, 10 एसएचजी। एसएचजी का मतलब जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, ऑफ 30 ट्राइबल गेदरर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड। 10 स्वयं सहायता समूह यहाँ पर इन्होंने बनाए जाएंगे अलग अलग। 30 ट्राइबल गेदरर्स में 10 स्वयं सहायता समूह। बेसिकली इनको ट्रेन किया जाएगा, इनको कैपिटल या इनको धन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको मार्केट का एक्सेस मिलेगा पूरे के पूरे राज्यों के अंदर। क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। क्लस्टर मतलब इकट्ठा करके एक समूह के रूप में इनका जितना भी स्टॉक होगा उसको लिंक किया जाएगा वन धन विकास केंद्रों से। साथ में जो बिग कॉरपोरेट्स है उसका भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, सरकारी और निजी भागीदारी के थ्रू, ताकि इनको क्या कर सके, हम इनको एम्पावर कर सके, इनका विकास यहाँ पर कर सके। आपने देखा होगा, यहाँ आप देख सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर जो आपका वन धन विकास केंद्र है वो बनाए जाएंगे। 15 एसएचजी के अंदर आपको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पर वन धन विकास केंद्र के माध्यम से जो 30,000 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप सेटअप किए जाएंगे, ताकि इनके उत्पादों को बाज़ार में अच्छे से उपलब्ध करवाया जा सके, अच्छा इनको नेटवर्क मिल सके, अच्छा इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, साथ में निजी सेक्टर भी यहाँ पर निवेश कर सके। इसके लिए ये योजना यहाँ पर चालू की गई थी। तो आप देख सकते हो, पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, ये मार्केट लिंक है। हाँ जी, बिल्कुल बाजार से लिंक किया गया है। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें ट्राइबल्स को क्या बनाया जा रहा है, उद्यमी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। इसमें इनको क्या क्रिएट किए जा रहे हैं, ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में इजीली अवेलेबल करवाया जा सके। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में ये गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा नहीं, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ट्राइफेड बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आएगा इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड, दोनों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। ऑप्शन वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक सबको क्लियर होगा, वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया, मूल्य संवर्धन के माध्यम से जनजातीय उद्यम को बढ़ावा देना, वन उत्पादन की ब्रांडिंग की जाएगी, विपणन मतलब आपकी मार्केटिंग या बाजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप। यहाँ पर आप देखोगे डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको देखना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। पहला स्टेटमेंट है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जो घरेलू रक्षा क्षेत्र है और अंतरिक्ष तकनीकी है उसको बढ़ावा देना। आप देखोगे ये किसके द्वारा फाइनेंस किया जाएगा, आपकी केंद्र सरकार के द्वारा। साथ में इसमें जो रेशियो दिया गया है 75-25 का रेशियो है, 75 दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और बेसिकली इसमें स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एक वर्ड लिखा हुआ है। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर किसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बनाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। जिसमें बेसिकली आप किसका इन्वॉल्वमेंट करोगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का और स्टेट गवर्नमेंट का। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, दिस प्रोजेक्ट विल गिव इम्पिटस टू गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार जो आपकी बात की गई है आपकी, तो यहाँ पर आप देखो, बूस्ट टू डोमेस्टिक डिफेंस
एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। किसको बूस्ट देने के लिए? जो आपकी स्कीम है, ध्यान रखना, एक तो आपका जो घरेलू रक्षा क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है भारत का रक्षा क्षेत्र के अंदर आयात काफ़ी ज़्यादा है और भारत चाहता है रक्षा के निर्यातक के रूप में, डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभरना, न कि डिफेंस इंपोर्टर के रूप में। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि बेसिकली अभी जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी, SIPRI, ये एक NGO है, इस सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर बोला गया था कि बेसिकली भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर करता है आफ्टर USA एंड चाइना। ठीक है, तो भारत चाहता है कि स्वदेशी रूप से हब बनाना। इसके लिए आप देखोगे यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी खोले गए हैं। इसके अंदर आप देखोगे 400 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये स्कीम आती है। साथ में इसमें आप देखोगे हम सारा का सारा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, बिल्कुल सही है, डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को, स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। ठीक है, सेकंड आप देखोगे यहाँ पर जो रेशियो है 75-25 है, 75 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25 के अंदर आपको कौन कौन देंगे? आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी देगी और आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी देंगे। स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए कोई चीज़ बनाना, और ये भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट देगा। और ऑल आर करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका इंडिया बांग्लादेश पर, क्योंकि आपको पता है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो मैक्सिमम बॉर्डर का निर्धारण होता है वो रिवर्स के द्वारा होता है। काफ़ी सारी रिवर्स है, तो अपन ओपन बॉर्डर्स बोलते हैं भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर होती है। ठीक है, आप देखोगे जो हमारा पार्ट है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच वाला पार्ट है, जो आप देखोगे ये ओपन बॉर्डर्स वाला पार्ट होता है। स्पेशली काफ़ी सारी यहाँ पर रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, तो ओपन बॉर्डर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो अब क्वेश्चन आप पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेकंड एडेंडम टू द इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12 अंडर द इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के थ्रू जो हमारे ट्रांसपोर्ट या यातायात के रास्ते थे उनको 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो आप देखोगे इसका सिंपल चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, 10 से 12 नहीं किया गया, 8 से कितना किया गया है, 10 किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आपका इनलैंड वाटर है या जो ट्रांसपोर्ट रूट है, वो जो प्रोटोकॉल है उसका दूसरा चरण यहाँ पर साइन किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के मध्य, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम सीमाएं हैं वो रिवर्स बनाती है, और रिवर्स का मतलब आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड गलत है। सेकंड के अंदर आपका क्या आएगा, 10 to 12 की जगह 8 to 10। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, ये प्रोटोकॉल जो इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड है किन किन कंट्रीज़ के मध्य साइन किया गया है? याद रखना है इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ की जो बॉर्डर है मैक्सिमम ओपन बॉर्डर है, रिवर्स के द्वारा बॉर्डर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस डैम का नाम है ग्रांड रेनेसेंस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या नाम है? द ग्रांड रेनेसेंस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली जो कंस्ट्रक्ट किया गया है किस कंट्री के अंदर किया गया है, आपको नाम यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इथोपिया एंड फोर्थ है पाकिस्तान। ठीक है, तो आप देखोगे आपको यहाँ पर मैप दिख रहा होगा, एंड दिस इज़ द ग्रांड इथोपियन रेनेसेंस डैम। ठीक है, ग्रांड इथोपियन का मतलब, इसीलिए मैंने वहाँ पर इथोपिया नहीं लिखा था, ये कौन सी कंट्री के अंदर है? इथोपिया कंट्री के अंदर ये डैम बनाया गया है। कौन सी रिवर पर? आपकी जो नाइल है, ठीक है, जो नील रिवर है, सबसे लंबी रिवर जो मानी जाती है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है जिसका नाम है ब्लू नील। क्या नाम है? ब्लू नाइल या ब्लू नील उसको बोला जाता है, जो इथोपिया से होकर फ्लो होती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखे जाते हैं इथोपिया के बीच में, इरिट्रिया के बीच में, साउथ सूडान के बीच में, क्योंकि आप देखते हो रिवर वाटर डिस्प्यूट हर जगह आपको मिलेंगे। भारत के अंदर भी इतने सारे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो डैम है वो कहाँ पर है? इथोपिया के अंदर है। दिस इज़ द डैम ऑफ ग्रांड इथोपियन रेनेसेंस डैम। कौन से रिवर पर? नील रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है ब्लू नील, उस पर ये डैम बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इथोपिया, एरिट्रिया, सूडान उसके बीच में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इथोपिया इज़ द आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये अपना आज लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम कल पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिसेंटली मेड इट्स एप्लीकेशन आरोग्य सेतु एज ओपन सोर्स। हाउ इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिफरेंट फ्रॉम द क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर? सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है उसने आरोग्य सेतु को ओपन सोर्स ऐप के रूप में डिक्लेयर किया है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो पहला लिखा गया है
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, जिसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। साथ में आप देखोगे इसका जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड मतलब जो इसकी ओरिजिनल कोडिंग होती है जिसके थ्रू इसको बनाया गया है, वो सबके लिए ओपन होता है। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा जो भी उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, आपको बताना है दिस इज़ द आरोग्य सेतु ऐप, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देना है यहाँ पर। तो आप देखोगे जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ध्यान से सुनना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसके लिए आपको कोई भी लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, अभी तो आप उसका ट्रायल वर्जन यूज़ कर लेते हो, लेकिन जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह यूज़ करती है उसको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है उसको, उसके बदले में ईयरली या जो भी पेमेंट होता है वो करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वो यूज़ करती है, फिर भी उसके सोर्स कोड को कभी एक्सेस नहीं कर पाती। सोर्स कोड किसके पास रहेगा, जिसने उसने बनाया है। तो ध्यान रखना, ओपन सोर्स के अंदर आपको यूज़ करने के लिए कोई लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका सोर्स कोड है जो कोडिंग इसको बनाने में यूज़ की गई है, उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी एग्जामिन कर सकता है, कोई इसमें इंप्रूवमेंट होता है वो सजेस्ट कर सकता है। किसको सजेस्ट करेगा, जो ओरिजिनल उसकी सॉफ्टवेयर कोडर कंपनी है। तो ध्यान रखना, आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, ये आपका कौन सा है, क्लोज्ड सोर्स का एग्जांपल है। उसके अलावा आपने देखा होगा आपका जो VLC सॉफ्टवेयर होता है वो आपका ओपन सोर्स का एग्जांपल है, आपका विकीपीडिया ओपन सोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। सोर्स कोड सबके लिए ओपन होता है, उसके डाउनलोड किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ द आंसर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कल हम इसका पार्ट 2 रिलीज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चंस की सहायता से जो हम लर्न करते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि जल्दी से जल्दी हम एक अच्छे लेवल पर ग्रो कर पाएँ, और हम और भी काफ़ी सारे नए नए इनिशिएटिव आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू गाइस।